ओके, स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग गामा बीटा फंक्शन स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, डिफिनीशन देखे थे किसका, गामा फंक्शन का। एक बार उसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। क्या था, डिफिनीशन स्टार्ट किए थे गामा फंक्शन का, कि गामा फंक्शन क्या होता है, किस तरह डिफाइन होता है। जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसको कहते हैं रेट एज गामा एन या गामा फंक्शन ऑफ एन। ठीक है, और इसको आइलर इंटीग्रल भी कहते हैं सेकंड काइंड। फर्स्ट काइंड जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा फंक्शन। इसको इवेलुएट कैसे करते हैं, तो इवेलुएट करने का दो तरीका। अगर n तो मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो गामा फंक्शन ऑफ n इक्वल टू n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा। अगर n मेरा ग्रेटर देन जीरो है ओनली, जिसके लिए फंक्शन डिफाइन है मेरा, तो गामा फंक्शन ऑफ n प्लस वन इक्वल टू n गामा फंक्शन ऑफ n होता है। ये हम लोग देखे थे यहाँ पे। तो लिमिटिंग रूल आइलर्स मेरा लॉपिटल रूल का यूज करते हुए हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाले थे। और दो केस स्पेशल केस था, व्हेन n इक्वल टू जीरो तो गामा फंक्शन की क्या वैल्यू हम लोग यूज कर सकते हैं, इंफिनिटी। और n इक्वल टू अगर नेगेटिव इंटीजर होता है तो भी गामा फंक्शन का हम लोग एज ए इंफिनिटी यूज कर सकते हैं वैल्यू के लिए। उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्मेशन था कि अगर गामा फंक्शन का कुछ रिअरेंज करके, कुछ सब्स्टिट्यूशन करके ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो कैसा कैसा उसका लुक दिखेगा। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो ये था, गामा फंक्शन ऑफ n बाई ए टू द पावर n e टू द पावर माइनस ए वाई वाई टू द पावर माइनस वन डी वाई टाइप से था। दूसरा मेरा ट्रांसफॉर्मेशन था, अगर पुट करते हैं लॉगरिथम में एक्स को, तो उस केस में क्या हो जाता है, एल एन वन बाई वाई एन माइनस वन डी वाई, यही होता है मेरा गामा फंक्शन ऑफ एम। एंड इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे या मेरे जो क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे इंटीग्रेशन का, उसको सॉल्व करने में हम क्या कर सकते हैं, गामा फंक्शन का यूज कर सकते हैं, उसका हेल्प ले सकते हैं ना। और तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन मेरा था, अगर एक्स टू द पावर एन इक्वल टू वाई पुट कर दे तो वहां से भी एक नया गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन का वैल्यू निकल के आता है एक्सपोनेंशियल में। यानी गामा फंक्शन ऑफ, एक बार हम लोग देख लिया एक्सपोनेंशियल में, एक बार देख लिया लॉगरिथमिक में, और एक बार देख लिया हम लोग अलजेब्रिक एंड एक्सपोनेंशियल में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन देखते हैं, उसका डिफिनीशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे, और एंड करेंगे गामा और बीटा फंक्शन के रिलेशन के साथ। और आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज भी देखेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे आज हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन डिफिनेशन क्या होता है बीटा फंक्शन का, सबसे पहले वहां से देखते हैं। डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन होता है इसका, वो डायरेक्ट डिफाइन ही होता है। द बीटा फंक्शन, द बीटा फंक्शन इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन कैसे होता है, नोटेशन होता है बीटा एम एन इक्वल टू जीरो टू वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन एंड टी एक्स। जहां पे मेरा अगर m और n की बात किया जाए तो ये दोनों ही मेरा क्या होता है, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, यानी जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव नंबर होगा कुछ भी। इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, रीड एज बीटा m कॉमा n। क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों, बीटा एम एन, किसको, बीटा फंक्शन ऑफ एन को। डिफाइन कैसे होता है, डिफाइन इस तरीके से होता है कि बीटा एम एन इक्वल टू जीरो से वन लिमिट होगा। गामा में क्या था मेरा लिमिट, जीरो से इन्फिनिटी, बीटा में कितना, जीरो से वन एक्स टू द पावर एम माइनस वन वन माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, है ना। इसको क्या कहते हैं, आइलर्स इंटीग्रल है, तो आइलर्स इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, ये भी एक इसका नाम है, पहले भी हम लोग बोल चुके हैं पिछले क्लास में। बीटा फंक्शन इज also called Eulerian integral या Euler's integral, integral of the first kind। बीटा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट काइंड, और गामा फंक्शन को हम लोग बोलते हैं सेकंड काइंड, सेकंड टाइप। ओके, अब क्या देखते हैं, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं बीटा फंक्शन का। बीटा फंक्शन को डिफाइन हम लोग कर दिया, और उसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो पहला कहता है, टू प्रूव दैट, to prove that beta mn equal to
बीटा एंड यानी कि एक तरह से देखो एम के जगह एन और एन के जगह एम, एम और एन में क्या कर दिए हम लोग, इंटरचेंज कर दिए, रिप्लेस कर दिए, तो सिमेट्रिसिटी जैसा लग रहा है, दैट इज बीटा एम एन जो होगा वो क्या होगा, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल किसके रिस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू एम कॉमा एन, एम एन के रिस्पेक्ट में ये क्या होगा, सिमेट्रिकल। चलो देखते हैं कैसे प्रूव करेंगे। तो फ्रॉम डिफिनेशन से तो हम लोग देख सकते हैं, फ्रॉम डिफिनेशन, डिफिनेशन से क्या देखेंगे, बीटा एम एन को क्या डिफाइन किया हम लोग, ऑलरेडी ये डिफाइन है, 0 से 1 एक्स टू द पावर एम माइनस वन और 1 माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, जहाँ एम एन ग्रेटर देन 0। आ जाओ कुछ चीजों पे हम लोग बात करते हैं कि बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल 0 to a, अगर कोई भी फंक्शन मेरा एफ एक्स डी एक्स होता है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, कहाँ से, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। सिंस ये होता है, हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं ये सब, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, इसी का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, है ना। चलो, सो बीटा एम एन वी कैन राइट बीटा एम एन इक्वल टू 0 to n, है ना। हम क्या लिख सकते हैं, x के जगह 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस वन, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स की जगह 1 माइनस एक्स, इस पूरे पे हो जाएगा और पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 0 से 1 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस वन और 1 माइनस वन प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना 1 माइनस वन प्लस एक्स और पावर n माइनस वन डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब लिख सकते हैं 0 से 1, यहाँ पे कितना हो गया मेरा 1 1 कैंसिल, यहाँ x हो गया ओनली, तो x टू द पावर n माइनस वन और 1 माइनस एक्स टू द पावर कितना हो गया m माइनस वन डी एक्स, विच इज कॉल्ड बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन बीटा एंड n, दिस इज बीटा एंड। तो यहाँ से हम लोग देख लिया कि बीटा क्या होता है, बीटा फंक्शन सिमेट्रिकल होता है अबाउट एंड। ओके, बीटा फंक्शन डिफाइन कर लिए, एक प्रॉपर्टीज भी देख लिए, दूसरा प्रॉपर्टीज में देखते हैं हम लोग इवैल्यूएशन कैसे करते हैं, बीटा फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे गामा का भी देखिए क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, वो फंक्शन का वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, इंटीग्रेशन के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, है ना। उसी तरह से इवैल्यूएशन करते हैं, गामा फंक्शन ये चेक करते हैं क्या इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है या क्या आता है ना। चलो देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज इसका देखते हैं, इवैल्यूएट ऑफ बीटा फंक्शन या इवैल्यूएशन ऑफ बीटा फंक्शन, इवैल्यूएट ऑफ बीटा फंक्शन या आइलैंड इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। चलो देखते हैं एम और एन, इसके लिए हम लोग कुल 2-3 केस बनाते हैं, केस करके राइज करते हैं। केस वन, कुछ केस बनाना जरूरी है इसीलिए कि मान लो कि m और n के बारे में बात कर रहा है जो कि दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो हम लोग केस बनाएंगे सबसे पहले कि मान लेते हैं कि m कहाँ से बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर। फिर एक दूसरा केस बनाएंगे कि अगर n सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो, m कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। फिर तीसरा केस बनाएंगे कि दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो, है ना। तो कैसा कैसे ये बिहेवियर चेंज करेगा इसका और कैसे इसका वैल्यू निकालेंगे, इस अलग अलग केस पे अगर हम लोग अलग अलग करके स्टडी करेंगे तो मेरा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, इवैल्यूएशन के लिए मेरा वो आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, पहला केस कौन सा लेते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। पहला केस ले लेते हैं कि n को ही पॉजिटिव ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, एन अगर पॉजिटिव इंटीजर हो उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं वी हैव बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन बीटा एम एन इक्वल टू कितना हो जाता है, 0 से 1 एक्स टू द पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ओके, और ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से काम करते हैं ना, हमको दिखाना क्या है, एन अगर पॉजिटिव हो तो वैल्यू निकालना, इवैल्यूएट करना, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो एक काम करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं तो कैसा दिखेगा,
बीटा एम एन, ये तो रह गया। काम करते हैं, वन माइनस एक्स पे पावर एन माइनस वन को रख देते हैं और एक्स टू दी पावर एम माइनस वन का इंटीग्रेशन, तो एक्स टू दी पावर एम बाई एम, ये हो गया माइनस जीरो से वन एम माइनस वन एक्स टू दी पावर एम माइनस टू, इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। और सॉरी, इसका तो इंटीग्रेशन ही करना, डिफ्रेंसिएशन तो इसका करना है, एन माइनस वन और वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस टू और माइनस एक्स का माइनस वन, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, इंटीग्रेशन करना है तो एक्स टू दी पावर एम बाई एम, ये हो गया dx। ये लिमिट भी लगाना है हमको, कितना है, जीरो से लेकर वन तक कितना वैल्यू निकल जाएगा। अगर अपर लिमिट हम वन देते हैं, यहाँ पे गौर करो, तो वन माइनस वन, तो अपर लिमिट में पूरा जीरो, और लोअर लिमिट के लिए अगर यहाँ तो कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे जीरो करेंगे एक्स के जगह पे, तो लोअर लिमिट भी जीरो, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो गया, जीरो माइनस जीरो। ओके, यहाँ पे गौर करते हैं, माइनस वन है और यहाँ पे एक भी माइनस आया, तो कुल मिला के कितना हो गया, प्लस प्लस। और कौन कौन सा बाहर जाएगा, जो कांस्टेंट है मेरा एन माइनस वन और एम कांस्टेंट है, तो ये इसको बाहर कर देते हैं, एन माइनस वन बाई एम। अब कितना आ गया, जीरो से वन, क्या क्या बचता है, वन माइनस एक्स टू दी पावर एन माइनस टू और एक्स टू दी पावर एम डी एक्स, इतना ही बचा। एक्स टू दी पावर एम, अगर गौर करने वाली बात है पहले से, तो एम माइनस वन के जगह एक बढ़ गया, एम आ गया, और एन माइनस वन के जगह एन माइनस टू हो गया, है ना। फिर अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं तो हो सकता है एम प्लस वन आ जाएगा और एन माइनस कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। इसका मतलब एम इंक्रीज कर रहा है और एन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो कितने टाइम तक बाय पार्ट्स लगाएंगे, अगर दूसरी बार आएगा तो एक क्वेश्चन बाहर आएगा, यहाँ पे एन माइनस वन बाई एम बाहर आया, तो हो सकता है अब आएगा एन माइनस टू बाहर आएगा, एन माइनस टू बाई कितना आ जाएगा, एम प्लस वन बाहर आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हम लोग एक बार यूज करते जाएंगे और कहाँ तक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, जब तक कि वन माइनस एक्स वाला क्या हो जाए, ओमिट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए ये वाला फैक्टर। क्योंकि अगर n इंटीजर है तो n माइनस एन कभी ना कभी तो आएगा ही, टू आया, थ्री आया, फोर आया। जब n माइनस एन आ जाएगा उसके बाद ये क्या होगा, फैक्टर खत्म हो जाएगा, तो एक फैक्टर बचेगा, इसका इंटीग्रेशन करना मेरे लिए क्या होगा, बहुत आसान होगा। तो ये कितने बार में खत्म होगा, अगर n इंटीजर है मेरा, n इंटीजर है तो n माइनस वन टाइम्स करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि n माइनस वन टाइम में क्या होगा, बार बार डेरिवेटिव होते 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 कांस्टेंट बचेगा, उसके बाद खत्म। अगर एक्स टू दी पावर जैसे हम लोग जानते हैं फाइव है, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से अगर y बराबर दिया हुआ है तो y फाइव करते तो कितना रिजल्ट होगा, फैक्टोरियल फाइव। लेकिन उनके बाद अगर एक बार भी ज्यादा करते तो रिजल्ट जीरो। तो उसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट आने लग जाएगा, उसके बाद रिजल्ट खत्म हो जाएगा, तो वहीं तक जाएंगे। चलो ठीक है, कुल मिला के कंटिन्यू द एबव प्रोसेस। एबव प्रोसेस तब करेंगे जब हम एक काम करते हैं, एक बार और दिखा देते हैं, उसके बाद ही एबव प्रोसेस करते हैं जो अभी हम बताए उसके लिए। अगेन यूजिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। कितने टाइम करेंगे, अप टू n माइनस वन टाइम्स। तो एक बार दो बार कर देते हैं, उसके बाद फिर बाकी को हम बोल देंगे कंटिन्यू दिस प्रोसेस अप टू n माइनस वन। तो n माइनस वन बाई एम, ये तो कांस्टेंट ही रह गया, इसको पहले तो लिखो। काम करते इसको ऐसे करते हैं, यहाँ पे किसको बाहर कर देंगे, वन माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस टू को बाहर कर दिया, तो ये एक्स टू दी पावर m प्लस वन बाई एम प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इसका तो लिमिट भी रखना पड़ेगा, कहाँ है, जीरो से वन, ये तो ऐसे भी जीरो ही होने वाला है, माइनस। अब हो गया, कितना हो गया, जीरो से वन, बेसिक करना है तो n माइनस टू और वन माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री और माइनस एक्स का माइनस वन और एक्स टू दी पावर m प्लस वन बाई एम प्लस वन डी एक्स, ये हो गया तुम्हारा। तो ऐसे तो बीटा एम एन, तो यहाँ पे हो गया n माइनस वन बाई एम, इसका तो हो गया जीरो माइनस जीरो, अपर लोअर लिमिट दोनों, माइनस यहाँ कांस्टेंट कितना है n माइनस टू बाई यहाँ पे कितना हो गया, माइनस माइनस थ्री तो प्लस हो गया, और यहाँ पे हो गया m प्लस वन, इतना आ गया। और हो गया जीरो से वन, वन माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री और x टू दी पावर m प्लस, यानी m इंक्रीज हो रहा है और n जाके डिक्रीज हो रहा है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, कुल मिला के बेटा एम एन का वैल्यू हो गया n माइनस वन n माइनस टू बाई m m प्लस वन, और कहाँ तक, जीरो से वन, वन माइनस एक्स पर पावर n माइनस थ्री, एक्स टू दी पावर m प्लस वन। दो बार में इतना आया, तो कितने बार करना है, n माइनस वन टाइम तक इसी प्रोसेस को करना है। कंटिन्यू, क्या कंटिन्यूइंग द एबव प्रोसेस
कौन सा प्रोसेस? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। कितने टाइम तक? अप टू n-1 टाइम्स। ठीक है, n-1 टाइम तक करेंगे। वे आप कितना आ गया देखते हैं, बीटा mn n-1 टाइम तक जाना है, तो ऊपर कितना हो जाएगा n-2, सॉरी n-1 से स्टार्ट होगा, फिर होगा n-2, फिर हो जाएगा n-3, ये चलते रहेगा, लास्ट में आएगा 3 to 1 और नीचे आएगा m+1 और m+2, दो बार में m+1 तक जाए। अगर हम n-1 टाइम करेंगे तो m+n गारंटी कहाँ तक? 2 तक घटेगा, है ना, 2 तक घटेगा, क्योंकि अगर हम दो बार में किए तो यहाँ तक है, n-1 तक करेंगे, ठीक है, n-2 तक गया, n-1 तक करेंगे तो n-1 यानी कि n-n+1 कुल मिला के 1, ऊपर 1 तक चला गया, और नीचे दो बार में आया तो m+1 तक आया, फिर तीन बार में आएगा तो m+2, इसका मतलब n-1 तक करेंगे तो m+n-1 है, और एक माइनस और है, दो बार में प्लस ही 1 जुटा है तो एक माइनस और हो जाएगा, तो कुल मिला के m+n-2 नीचे में आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, और उसके बाद हो जाएगा 0 से 1, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस एन, ये तो खत्म हो जाएगा, एक्स टू दी पावर m+n-2 dx। ऑब्वियसली है, जो नीचे यहाँ m+1 है वही यहाँ पे भी है, वही वाला आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, बस कंप्लीट होने लगा। अब इसको क्या करो, आसानी से इसको सॉल्व कर देते हैं, बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ बचा नहीं है। ऊपर में अगर गौर से देखो तो कितना दिख रहा है? फैक्टोरियल जैसा दिखेगा, 1 2 3 4 ऐसे चलते रहेगा, और n-3 हो जाएगा, फिर n-2 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, और नीचे अगर देखोगे तो हो जाएगा m+1 m+2 ऐसे करके चलते जाएगा, और ये आ जाएगा m+n-2, और यहाँ इंटीग्रेशन 0 से 1, 1 माइनस एक्स पर पावर 0, इसका मतलब 1, एक्स टू दी पावर m+n-2 dx। अब तो मेरा ये कांस्टेंट ही है, इसका मतलब कितना हो गया? बीटा mn। अब क्या करना है यहाँ पे? कुछ नहीं करना, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये तो रहेगा ही, और साथ में मेरा हो जाएगा एक्स टू दी पावर m+n-1 बाई m+n-1 इज आवर इंटीग्रेशन 0 to 1। अपर लिमिट के लिए एक्स का वैल्यू 1 दोगे तो 1 बाई m+n-1, लोअर लिमिट 0 तो 0, तो कुल मिला के बाद कितना हो गया यहाँ पे? बीटा mn, बीटा mn उसके बाद हो जाएगा, ये तो रहेगा ही, और साथ में हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई कितना हो गया? m+n-1, और माइनस लोअर लिमिट के लिए 0, तो कुल मिला के कितना हो गया यहाँ पे? बीटा mn, ये मेरा आ गया। ऊपर अगर गौर से देखो तो कितना आ गया? n-1 का फैक्टोरियल, हम लिख दिया उसको n-1 फैक्टोरियल, नीचे हो गया m, m+1 m+2, ये चलते रहेगा m+n-2, लास्ट में चलेगा तुम्हारा कितना? m+n-1। ये मेरा आ गया वैल्यू किसका? मेरा वैल्यू आ गया बीटा mn का। किस केस में? केस में मेरा तब जब मेरा n जो है वो बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर। n क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। केस वही लेके चले थे, पहला केस n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको कि दैट इज n कहाँ पे बिलोंग करेगा? पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या केस दूसरा भी ले सकते हैं, ये मेरा आ गया पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अब इसको तुम चाहो तो केस दूसरा भी ले सकते हो, है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं, इसको बॉक्स बना देते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे काम आ सकता है। ये था मेरा पहला केस। अब तुम चाहो इसमें दूसरा केस भी ऐड करते हैं, केस 2। केस 2 व्हेन क्या हो जाए? यहाँ मेरा n था, अगर m इज पॉजिटिव इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर, एक चीज नोट करना ऊपर से, इंटीजर दैट इज
m कहाँ से लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। नोटेशन एक चीज नोट करना, जब हम n पॉजिटिव दिए थे ये किस केस के लिए था, व्हेन ये था जब मेरा n पॉजिटिव इंटीजर। तो जब n पॉजिटिव इंटीजर तो m का वैल्यू कुछ भी हो सकता था, मतलब पॉजिटिव तो होगा लेकिन फ्रैक्शन में भी हो सकता था, लेकिन n अगर इंटीजर है तो ऐसा लिख सकते हैं। अब जस्ट पलट गया, m को बोल रहे पॉजिटिव इंटीजर और n जो होगा मेरा कोई भी वैल्यू हो सकता है, शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सिमिलरली बाय यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली बाय अबव प्रोसेस या केस वन सिमिलरली बाय केस वन। यहाँ पे कितना हो जाएगा, केस वन से हम लोग देख सकते हैं है ना कि बीटा एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं बीटा एम और एन। बस फर्क ये होगा ऊपर में कितना हो जाएगा, m माइनस वन का फैक्टोरियल, जहाँ m है वहां पे n और जहाँ n है वहां m, ये रिप्लेस करना, ये हो जाएगा n, n प्लस वन, n प्लस टू, और ऐसे करके ये चलते जाएगा, फिर हो जाएगा m प्लस एन, या n प्लस वन लिखना वही लिखो, n प्लस m माइनस टू और n प्लस m माइनस वन, बस इतना ही। तीसरा केस करते हैं जब दोनों ही पॉजिटिव हो, केस थ्री, ये हो गया केस टू। और आते हैं केस थ्री, जब n और m बोथ आर शुड बी पॉजिटिव, व्हेन n m आर पॉजिटिव इंटीजर, जब दोनों ही पॉजिटिव। बारी बारी से केस से अलग अलग देन देन दोनों पॉजिटिव इंटीजर। हमको क्या दिया हुआ है, केस वन लो या केस टू से लो, इतना तक तो हम लिख ही सकते हैं। बेटा एम एन को लिख सकते हैं, फैक्टोरियल एन है ना, फैक्टोरियल एन माइनस वन पहला ही से लिख लेते। और यहाँ पे कितना है, लगभग यहाँ पे हो गया एम प्लस वन, फिर m प्लस टू, ऐसे करते चलते जाएगा, ये हो जाएगा m प्लस एन माइनस वन। यहाँ तक तो हम केस वन से लिख दिए m प्लस एन माइनस वन। अब इसको हम क्या करते हैं, रेशनलाइज कर देते हैं। देखो नीचे में गौर से देखो m तक है तो m माइनस से करते हैं, ऊपर भी तो m माइनस वन कर दिए, फिर m माइनस टू कर देते हैं, और ऐसे चलते जाएगा 3 टू 1 तक, और नीचे में भी m माइनस वन कर देते हैं, m माइनस टू कर देते हैं, और डॉट 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 3 टू 1। अब आ जाओ, अब हम क्या करेंगे ऊपर में बीटा एम एन। गौर से अगर देखा जाए ऊपर में कितना हो गया मेरा, नोमिनेटर में फैक्टोरियल n माइनस वन एन फैक्टोरियल m माइनस वन, और नीचे कितना हो गया, नीचे की अगर बात करते हैं यहाँ से गौर से देखो तो 1 2 3 डॉट 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 m माइनस वन, फिर m प्लस वन, और फिर ये चलते जाएगा, फिर m प्लस एन माइनस टू और m प्लस एन माइनस वन आ गया। अब दोनों ही पॉजिटिव है m और n, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डिनोमिनेटर में ही करना, नोमिनेटर तो हो चुका है n माइनस वन का फैक्टोरियल, m माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे हो गया m प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल, m प्लस एन माइनस वन का फैक्टोरियल। ये मेरा वैल्यू निकल के आया, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू व्हेन बोथ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर। जब मेरा दोनों ही क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तब मेरा क्या वैल्यू निकल के आ गया, फैक्टोरियल n माइनस वन इंटू फैक्टोरियल m प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस m माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। एक चीज यहाँ पे तुम नोट कर सकती हो, जैसे कि रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन तो हम आगे देखेंगे बीटा एंड गामा फंक्शन में, लेकिन गौर करो यहाँ पे अगर हम लोग नोट में लिखना चाहें तो गलत नहीं हो सकता है। एक चीज कि नोट में हम लिखते हैं, जैसे अभी हम लोग देखें इफ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर, जैसे उस केस के लिए ना अभी देखिए जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स देन हम लोग अभी जस्ट ऊपर में देखें कि बीटा m और n, तो बीटा एम एन को क्या लिख सकते हैं, n माइनस वन का फैक्टोरियल और m माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई m प्लस n माइनस वन का फैक्टोरियल। इसमें क्या इसको गामा फंक्शन से रिलेट करेंगे तो नहीं हो सकता, n माइनस वन का फैक्टोरियल कब होता है, गामा फंक्शन ऑफ n होगा पॉजिटिव इंटीजर के लिए, m माइनस वन का फैक्टोरियल गामा फंक्शन ऑफ m हो जाएगा, और ये भी गामा फंक्शन ऑफ m प्लस n हो जाएगा। तो क्या इसको डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे बेटा एम एन इंप्लाइज कर जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ n प्लस n।
क्योंकि -1 ही ना होता है इंटीजर के लिए। तो यहाँ से भी गौर से देखेंगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन व्हेन बोथ m and n both are positive integers। लेकिन what is the value of what is the relation between gamma and beta function when both are fraction or should be greater than 0। ये तो सिर्फ एक केस हो गया ना, एक केस के लिए अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये रिलेशन निकला गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन का। लेकिन अगर मान लो कि 1/2 और 1/3 mn का वैल्यू हो गया, 1/5 1/8 हो गया, फ्रैक्शन में आ गया, पॉजिटिव में कोई भी नंबर में आ गया, तब कैसे होगा? तो वो फिर आगे रिलेशन हम लोग प्रॉपर वे में देखेंगे, जब दोनों सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो उस केस के लिए गामा और बीटा फंक्शन का रिलेशन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जानो इंटीजर के लिए तो ये यहीं से हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि इंटीजर के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर दोनों इंटीजर है तो बीटा और गामा फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं, और साथ ही साथ बीटा फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया, कांस्टेंट के फॉर्म में आ गया। कांस्टेंट ही आ रहा है, इसका मतलब बीटा फंक्शन भी मेरा क्या हो रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे, वेरिएबल पे, इंटीग्रेशन का वेरिएबल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। चलो आगे जाओ, अब आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज में तीसरा सी, some properties to prove that to prove that 0 to infinity x to the power m minus 1 1 plus x to the power m plus n dx equal to बीटा फंक्शन ऑफ एम एन। कहता है कि प्रूफ करो 0 टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस n और x पे पावर m माइनस 1 इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू बीटा एम, है ना। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। ये भी एक क्या प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज है कि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे मेरे इस फॉर्म में होंगे, इसको हम लोग बीटा एम एन लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, बीटा एम एन। ऐसे बहुत सारे आगे हम लोग डिडक्शन देखेंगे, बीटा गामा फंक्शन का इम्प्रॉपर इंटीग्रल का डिडक्शन जो कि बीटा एंड गामा फंक्शन के फॉर्म में होगा, और उसका हम लोग वैल्यू भी निकालेंगे। आगे कैसे करेंगे, चलो पुट करते हैं x इक्वल टू कितना, y बाई 1 माइनस वाई। देखते हैं क्या होता है इस केस में। तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई, इसका मतलब हो गया ये 1 माइनस वाई प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई, कुल मिला के बात हो गया 1 बाई 1 माइनस वाई। चलो बहुत अच्छी, अगर ये चीज है तो dx कितना हो गया, तो dx बराबर हो जाता है मेरा यहाँ पे 1 बाई 1 माइनस वाई का स्क्वायर और y का हो गया dy, है ना। चलो यहाँ से इतना तक तो आ ही गया। एट x इक्वल टू 0 के लिए अगर x का वैल्यू 0 है तो y भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड जब x टेंड करेगा इन्फिनिटी, उस केस में मेरा कितना टेंड कर जाएगा, y जो है वो टेंड कर जाएगा 1। गौर से अगर देखोगे यहाँ पे, यहीं पे अगर देख लो इसी को, यहाँ से ये 1 प्लस एक्स का वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ से 1 प्लस एक्स का वैल्यू इतना। तो जब x टेंड करता है इन्फिनिटी तो 1 माइनस वाई टेंड कर जाएगा 0, इसका मतलब y टेंड कर जाएगा 1, है ना। और जब x टेंड करता है 0 तो यहाँ पे कितना होगा, 1 माइनस वाई टेंड कर जाएगा 1, इसका मतलब y टेंड कर जाएगा 0। तो वो चीज यहाँ पे हम लोग देख लिए, ठीक है। ओके, सो 0 से इंफिनिटी x टू द पावर m माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर कितना है m प्लस n dx, इसको हम लोग दिखाना बीटा एम एन दिखाना है ना। तो डिफिनीशन जो बीटा एम एन का होता है वो लेके आगे तो मेरा काम बन जाएगा। x का वैल्यू 0 में y भी 0, x का वैल्यू इंफिनिटी में y 1। चलो लिमिट तो लग रहा है उस तरह से आ रहा है। x का वैल्यू कितना, y बाई 1 माइनस वाई, इतना है x का वैल्यू, y बाई 1 माइनस वाई, इस पर पावर कितना है m माइनस 1 और इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स का वैल्यू 1 बाई कितना है, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स का वैल्यू हो गया यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं कहाँ से, अगर गौर से देखोगे यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस एक्स का वैल्यू होता है 1 बाई 1 माइनस वाई। तो यहाँ से लिख सकते हो 1 बाई 1 प्लस एक्स का वैल्यू हो गया 1 माइनस वाई, है ना। तो डायरेक्टली हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस वाई। तो 1 माइनस वाई पर पावर कितना है, m प्लस n और dx। तो dx का वैल्यू हो जाता है 1 बाई 1 माइनस वाई का स्क्वायर एंड dy। चलो देखते हैं क्या क्या वैल्यू आता है 0 से 1। ऊपर में y टू द पावर m माइनस 1, इधर हो गया 1 माइनस वाई पर पावर m माइनस 1, यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस वाई पर पावर m प्लस n और इंटू 1 बाई 1 माइनस वाई पर पावर स्क्वायर dy। ओके, 0 से 1 y पर पावर m माइनस 1। अब देखते हैं ऊपर में कितना आता है,
अब 1 माइनस वाई पर पावर ऊपर में कितना m प्लस एन, ये नीचे जाएगा तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस वाई, 1 माइनस वाई पर पावर कितना हो गया -2। अब फिर एक और है 1 माइनस वाई पर पावर 1 माइनस एम पलट देंगे तो इसको डी वाई, ये ऊपर गया तो 1 माइनस एम हो गया, ये ऊपर गया तो -2 हो गया यहाँ पे। अब थोड़ा सा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है। 0 से 1 y to the power m minus 1 and 1 minus y to the power m plus n minus 2 plus 1 minus m dy। m से m तो खत्म, n माइनस 1 बच गया यहाँ पे। 0 से 1 y to the power m minus 1, 1 minus y to the power n minus 1 dy, which is the definition of beta mn, which is the definition of beta function mn। तो मेरा क्या निकल के आ गया, जो प्रूफ था वो निकल के आ गया। चलो, क्या इसको हम लोग जनरल कर सकते हैं? जनरल मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, x 1 प्लस एक्स, 1 की जगह कोई क्वेश्चन अगर 2 हो जाए, कोई क्वेश्चन 3 हो जाए, हो सकता है कि x का भी कोफिशिएंट क्या हो, ax bx कुछ कोफिशिएंट 2x, 2 प्लस 3x हो जाए, तो क्या उसको बीटा फंक्शन या गामा फंक्शन किसी के फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो ये जो इंटीग्रेशन है ना इम्प्रॉपर, ये बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। आ जाओ देखते हैं इन जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हो उसको। इन जनरल फॉर्म, इन जनरल फॉर्म टू प्रूव दैट, जनरल फॉर्म क्या होगा, ऊपर से तो हम लोग देख ही लिया, अब जनरल फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं चाहो तो, सेम टू सेम प्रोसेस से, बस थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सारा चीज तो वैसे ही है। a प्लस बी एक्स पर पावर m प्लस एन डी एक्स इक्वल टू कितना, बीटा एम एन डिवाइडेड बाई a टू द पावर n b टू द पावर n, वेर अगर हम बात करें m तो 0 से बड़ा है ही, n भी 0 से बड़ा है, और a एंड b दोनों को ही क्या करते हैं, 0 से बढ़ा लेंगे। ठीक है, दोनों ही क्या होगा मेरा 0 से बड़ा। आ जाओ इसको प्रूफ करते हैं, कैसे करेंगे प्रूफ देखते हैं। ठीक, प्रूफ सेम टू सेम जैसे ऊपर में पुट किए थे उसी तरह से यहाँ भी पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, x बाई ए प्लस बी एक्स इक्वल टू जेड बाई बी, ए प्लस बी एक्स इक्वल टू क्या पुट कर दिए, जेड बाई बी, जेड बाई बी। ऊपर में भी ऐसे ही कुछ पुट किए थे, क्या पुट किए थे, x बराबर 1 y बाई 1 माइनस वाई, लेकिन यहाँ पे x बाई ए प्लस बी एक्स पुट कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस बी एक्स जेड बाई बी, तो यहाँ से तो हम इतना तो लिख ही सकते हैं कि एक्स बी बराबर कितना हो गया, ए जेड और प्लस बी जेड एक्स, ए जेड प्लस बी जेड एक्स। चलो, तो यहाँ से अगर हम x कॉमन भी निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा b माइनस बी जेड इक्वल टू हो जाएगा ए जेड, आसान होगा। ठीक है, तो यहाँ से x मेरा कितना निकल गया, x बराबर हो जाता है ए जेड बाई बी 1 माइनस जेड, ये काम आएगा ना सेम टू सेम ऊपर जैसा है तो। ठीक है, अगर ये x हो जाता है तो dx भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। तो dx बराबर कितना हो गया, dx बराबर अगर हम लोग देखें, या dx से पहले हम दूसरे तरीके से dx निकालते, आसान हो जाएगा। bx है ना, तो काम करते हैं b को यहाँ पे लिख देते हैं, bx बराबर हो जाता है ए जेड बाई 1 माइनस जेड, ऐसा कर देते हैं bx बराबर ए जेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर में ए जेड है, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, ए प्लस बी एक्स भी कर सकते हैं, अगर ए प्लस करेंगे तो काम और आसान मेरा हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स ऐसा। ओके, तो ए प्लस बी एक्स है ना, तो कितना आ गया ए प्लस बी एक्स का वैल्यू, यहाँ पे भी ए प्लस ए जेड बाई 1 माइनस जेड बराबर हो जाता है ए माइनस ए जेड प्लस ए जेड बाई 1 माइनस जेड, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स इक्वल टू हो गया ए बाई 1 माइनस जेड। इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो बी डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ए बाई 1 माइनस जेड का स्क्वायर, और जेड का कितना होता है डी जेड, जेड का कितना होता है डी जेड। ठीक है, ओके, जहां जहां मेरा जरूरी था, जैसे कि हमको क्या चाहिए 1 बाई ए प्लस बी एक्स, तो 1 बाई ए प्लस बी एक्स यहाँ पे आ गया। अब x टू द पावर m कर सकते हैं, यहाँ पे आसानी से हम लोग कर सकते हैं, है ना, तो उसके जगह पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे z बाई बी डाल सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है,
अब 1/a+bx ये होता है, तो यहाँ पे भी ले सकते हो 1/a+bx, यहाँ पे भी ले सकते हो 1/a+bx। यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1/a+bx का वैल्यू अगर लिखना चाहे तो 1 माइनस जेड बाई कितना a लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस जेड बाई ए। वही चीज तो यहाँ पे लिखे हैं 1 माइनस जेड बाई ए। एक्स को अगर इधर कर देते हैं, चलो ठीक है। और कुछ चाहिए तो देख लेते हैं, नहीं इतना काफी है। अब हम लोग चलते हैं लिमिटिंग वैल्यू पे। लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे z क्या देगा, तो कहता है z भी 0 हो जाएगा। एंड x अगर जब टेंड करे इंफिनिटी तो उस केस में मेरा z भी यहाँ पे टेंड कर जाएगा 1। गौर से अगर यहीं पे देख लो ना, यहीं पे देख लो, x अगर 0 हो जाता है यहाँ पे तो ए कैंसिल, इसका 1/z बराबर 1, तो z बराबर भी यहाँ पे कितना हो गया 0। और x अगर इन्फिनिटी जाता है तो 1/इंफिनिटी क्या हो गया 0। अगर ये 0 हो गया तो a इधर गया 0, इसका मतलब 1 माइनस जेड बराबर 0, तो दैट मीन जेड बराबर कितना हो गया 1। ओके, सो मुझे क्या दिया हुआ जनरल वैल्यू, 0 से इंफिनिटी एक्स टू द पावर m-1 बाई a प्लस बी एक्स पर पावर m प्लस n, जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू में तो ये हो गया 0 से 1। अच्छा, x है यहाँ पे कितना आ जाएगा उसको देख लेते हैं पहले, x पर पावर m-1, तो x को पहले निकालते हैं, x कितना हो जाएगा, x यहाँ पे है देखो, गौर से देखो x यहाँ पे a जेड बाई बी 1 माइनस जेड, ये ना है, तो a जेड बाई बी 1 माइनस जेड, इस पर पावर कितना है m-1, इस पर पावर हो गया m-1। अच्छा, 1/ax+b, तो ax प्लस बी हम यहाँ निकाल लिए, और 1/x+b इसका वैल्यू जेड माइनस 1/a, तो ये हो गया 1 माइनस जेड, सॉरी 1 माइनस जेड बाई ए, इस पर पावर कितना हो जाएगा m+n, ये हो गया। और उसके बाद हो गया dx का वैल्यू कहाँ गया, dx का वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो, b का अगर हम लोग लेफ्ट साइड ले ले तो a/b 1 माइनस जेड, a/b और 1 माइनस जेड का स्क्वायर एंड dz। क्लियर। अब क्या करना है, और कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, 0 से इंफिनिटी एक्स टू द पावर m-1 बाई a प्लस बी एक्स टू द पावर m प्लस एन dx। कुछ करना नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। ऊपर कितना हो गया मेरा a टू द पावर m-1 और z पर पावर m-1, इतना तो हो ही गया, ऐसे कर देते हैं, ठीक है, z पर पावर m-1 और 1 माइनस जेड पर पावर m+1, सॉरी m+n और इंटू ए, नीचे कितना हो गया b टू द पावर m-1, 1 माइनस जेड पर पावर m-1, ठीक है, और ए पर पावर m प्लस n इंटू बी और 1 माइनस जेड पर पावर स्क्वायर dz। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं, 0 से 1, ऊपर कितना टोटल a पर पावर m डिवाइडेड बाय नीचे भी मेरा कितना हो गया b पर पावर m और नीचे में कितना a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ऐसा होता है। तो m तो कट ही जाएगा मेरा, a टू द पावर m b टू द पावर n नीचे रह जाएगा, है ना। यहाँ पे भी गौर से देख सकती हो, ऐसा बचा हुआ, तो बीटा फंक्शन के कॉमन में से देखो यहाँ पे ये तो कैंसिल, ये दोनों बच जाएगा। चलो अच्छा है, ऊपर में भी अब मेरा हम जेड वाले को अगर कैलकुलेट करें तो जेड टू दी पावर अभी तक कितना बचा हुआ है m-1 और 1 माइनस जेड पर पावर कैलकुलेट करते हैं तो m+n, नीचे से एक स्क्वायर वाला जाएगा तो -2, उसके बाद फिर जाएगा तो +1 माइनस m, उसके बाद dz, कितना बचेगा dz। चलो, तो अब सिर्फ कैलकुलेशन ही बचा है, यहाँ से तो इस कैंसिल ही कर सकते हो, तो बच गया ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर m और 0 से 1 जेड टू द पावर m-1 और 1 माइनस जेड टू द पावर n-1 dz। क्योंकि यहाँ गौर से देखो m भी कैंसिल ही हो जाएगा और n-2 प्लस 1, इसका मतलब n-1, n-2 प्लस दैट मीन्स n-1। ओके, अब ये आ गया, इसको इसका क्या वैल्यू है, तो डिफिनेशन है किसका, बीटा फंक्शन का,
तो a टू द पावर n b टू द पावर m, दिस इज बीटा फंक्शन ऑफ m कॉमा n, क्योंकि हम वी नो दैट बीटा फंक्शन डजंट डिपेंड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है कोई मतलब नहीं है बीटा फंक्शन को, वो क्या हो रहा है कांस्टेंट ही वैल्यू देगा, चाहे x हो y हो z हो कोई भी वेरिएबल हो, अगर फॉर्म में है बीटा फंक्शन के डेफिनेशन के तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया बीटा एम एन डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन, विच इज आवर रिक्वायर्ड फीचर। क्या हो गया मेरा, जो मुझे चाहिए था वो आ गया। दिस इज द जनरल फॉर्म। इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट अगर मान लो ए और बी वन वन है तो यहाँ तो वन डायरेक्ट बीटा फंक्शन, लेकिन ए का वैल्यू कर देते हैं टू, बी का वैल्यू कर देते हैं थ्री, तो उस केस में तो ये हेल्प करेगा ना मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उस केस में तो और हेल्प करेगा, बहुत सारा हेल्प करेगा, है ना, अलग अलग फॉर्म के लिए अलग अलग हेल्प करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेके को सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं एग्जाम्पल के लिए। मान लो बोले इवेलुएट, ऐसे इवेलुएट, मान लो दे देता है 0 से इंफिनिटी एक्स टू द पावर 6 बाई 3 प्लस 2 एक्स टू द पावर, मान लो कि यहाँ पे कर देता है 10 और dx, तो हम कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, तो जो हमको जानते हैं उसी से ना निकालेंगे, जीरो से सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन क्या करेंगे, 0 से इंफिनिटी एक्स टू द पावर 6 बाई 3 प्लस 2 एक्स पर पावर 10 है और dx है। तो अगर इसको गौर से देखें तो इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एक्स टू द पावर कितना कर सकते हैं 7 माइनस 1 तो कर ही सकते हैं, और 3 प्लस 2 एक्स पर पावर 10 है, 10 को कितना लिख सकते हैं, अगर 7 है ऊपर में तो 7 माइनस 1, तो इसका मतलब 7 प्लस 3 तो कर ही सकते हैं ना, 7 प्लस 3 dx आराम से, 7 प्लस 3 10। अब गौर से देखो यहाँ पे m कर दो तो क्या ये नहीं आया m माइनस 1, और ये भी m, और जो 3 है उसको n कर देंगे, है ना, 3 को कितना कर देंगे n, और ये हो गया m, ये m, तो कितना हो गया बीटा एम एन बाई ए टू द पावर n और बी टू द पावर m, इसका वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा एम एन, तो m की जगह कितना हो गया 7, n की जगह हो गया 3, ठीक है, और डिवाइडेड बाई बोलता है ए की जगह 3 है तो 3 पर पावर एन, एन भी तुम्हारा 3, ए भी 3, और हो गया इंटू बी, बी की जगह कितना है, तो बी की जगह कहता है 2 है, और बी पर पावर एम, एम की जगह मेरा कितना आ गया 7, एम कितना आ गया 7, ये वैल्यू हो गया। अब मेरा बीटा 7 3 हो गया, तो एक काम कर सकते हैं ना, यहाँ पे 3 पर पावर 3 और यहाँ पे हो गया 27 इंटू 2 पर पावर 7 कितना होता है, 2 4 8 16 32 64 128 128 हो गया। और बीटा 7 3 का वैल्यू होता है गामा 3 बाई गामा 7 प्लस 3, गौर करो, तो इसका तो हम चाहे तो पूरा निकाल सकते हैं, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, है ना, डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे इस गामा 10 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 9, आराम से लिख सकते हैं फैक्टोरियल 9, और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कितना है 27 और 128, 27 और 128, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 2 हो गया, और फैक्टोरियल 6 तो कुछ वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से, अगर पूरा कैलकुलेट करें तो बस आंसर तो निकल गया, अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, आंसर निकल चुका है, आंसर निकल चुका है। और 6 इंटू फैक्टोरियल 5 का वैल्यू लिख देते हैं 120, या कुछ कैंसिल वैंसिल होगा तो कर सकते हो, है ना, मान लो कि लिख देते हैं 120, और गामा फंक्शन ऑफ सॉरी फैक्टोरियल 9 होगा ना यहाँ पे, एक काम करते हैं गामा 10 है तो यहाँ पे फैक्टोरियल 9, एक काम करते हैं फैक्टोरियल 6 को रहने दो, फैक्टोरियल 6 को रहने दो, यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू कर देते हैं 6, तो फैक्टोरियल 6, ठीक है, और ऊपर हो गया 27 और 128। अब यहाँ से आसानी से हम क्या करेंगे फैक्टोरियल 6 को कैंसिल कर देंगे, और दो भी तो कैंसिल हो ही जाएगा तुम्हारा, मान लो यहीं पे 4 कर देते हैं, तो तुम्हारा कितना बचेगा वैल्यू 1 बाई कितना हो गया, नीचे कैलकुलेट करो पूरा, 9 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7 के बाद 27 इंटू 27 के बाद 128, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया 870,912, 8,70,912, दिस इज आवर रिक्वायर्ड, ये क्या हो गया मेरा आंसर, ठीक है।
तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहता है इंटीग्रेशन का इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, तो बीटा फंक्शन के हेल्प से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी रहता है तो इनडायरेक्टली बड़े बड़े क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज कर ले या थोड़ा ट्रिक यूज कर ले या उसको रीअरेंज करके बीटा फंक्शन के फॉर्म में लिख दे या गामा फंक्शन के फॉर्म में लिख दे, अगर वो लिखा जाए तो क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू तुरंत आसानी से विदाउट कैलकुलेशन किए हुए हम लोग निकाल सकते हैं। और जितना कम कैलकुलेशन होगा उतना ही कैलकुलेशन एरर या मिस्टेक होने की चांसेस घट जाता है ना, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर गलती हो गया क्वेश्चन में तो फिर क्या होगा, वहां से पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। बहुत छोटा सा रिलेशन है, रिलेशन के बाद आज के क्लास को क्या करेंगे, हम एंड करेंगे यहीं पे। तो रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, उनके बाद उनसे क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। एक रिलेशन तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, अगर दोनों इंटीजर होता है तो। अब देखेंगे कि मान लो दोनों इंटीजर ना हो एम एन, तो कैसे होगा, इसको भी देखना जरूरी है ना। तो कहता है टू प्रूव दैट बीटा एम एन जो होगा ना, वही वाला रिलेशन जो हम लोग इंटीजर के लिए किए थे, कहता है कि ये भी सेम टू सेम ही होता है व्हेन, जब दोनों सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो। उस केस के लिए भी क्या होता है, बीटा एम एन जो होता है गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एन प्लस वन ही होता है। ठीक है, यही होता है जब दोनों पॉजिटिव है। जबकि हम लोग इंटीजर के लिए कर चुके हैं, विदाउट इंटीजर नॉन इंटीजर पॉजिटिव नॉन इंटीजर के लिए भी हम लोग अब क्या करेंगे, इसको करके देखेंगे। इसको देखते हैं क्या होता है। ओके, चलो देखते हैं कैसे करना है। हम प्रॉपर्टीज से जानते हैं किसके, गामा फंक्शन के पढ़े थे पिछले क्लास में, है ना। वी हैव फ्रॉम, मेरे पास है वी नो डैट, या वी हैव फ्रॉम कहाँ से, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। एक प्रॉपर्टीज हम लोग देखे थे, गामा फंक्शन ऑफ एन बाई, अगर कोई भी वेरिएबल लिखते हैं जेड टू दी पावर एन, या कोई कांस्टेंट अगर देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 0 से इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड एक्स और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डी एक्स। जब वो हम पढ़े थे गामा फंक्शन में, तो यहाँ पे जेड की जगह कोई कांस्टेंट लेके चले थे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, अगर इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो जेड जो होगा इस केस में ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। है वेरिएबल, लेकिन अभी जब तक इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, जेड को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट, क्योंकि जेड और एक्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। यहाँ पे कोई भी रिलेशन अगर नहीं है तो इसका मतलब जेड ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर जेड ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट तो हम क्या कर सकते हैं, जेड टू द पावर एन को इंटीग्रेशन के अंदर में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना वो, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है और जेड और एक्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ध्यान देना, रिलेशन अगर होता या फंक्शन होता जेड एक्स का या एक्स जेड का दोनों के बीच में, तो फिर हम नहीं लिख सकते इस तरह से। कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखिए। अब क्या करते हैं, दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, e टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर m माइनस वन, क्योंकि यहाँ देखो n गामा है और हमको बनाना है इधर गामा फंक्शन ऑफ m। इसके लिए चाहिए 0 से इंफिनिटी e टू द पावर जो भी लिखना हो कोई भी वेरिएबल माइनस जेड, और जेड टू द पावर m माइनस वन कर देंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में भी हम लोग यहाँ पे गामा फंक्शन लिख सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जानबूझ के कैसा बनाने के लिए, जानबूझ के ऐसा बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो एक तो है ही, एक मल्टीप्लाई में और बनाना है, तो क्या कर देते हैं, उस केस के लिए मल्टीप्लाई करते हैं कुछ वर्ड से। देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड किसके साथ, बाय e टू द पावर माइनस जेड एंड जेड टू द पावर m माइनस वन विकेट। इन दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, गामा फंक्शन ऑफ n e टू द पावर माइनस जेड और जेड टू द पावर कितना m माइनस वन।
ये हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इंटीग्रेशन के अंदर ही करते हैं, एक्चुअली इंटीग्रेशन के बाहर होगा फिर इसको अंदर कर देंगे। क्यों? जो हम मल्टीप्लाई करें वो जेड का फंक्शन है और इंटीग्रेशन मेरा एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब ये जो होगा ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट किसके लिए, जब हम एक्स का रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे उसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ट्रीट कांस्टेंट ही होगा ना। ए टू द पावर माइनस जेड एक्स एक्स टू द पावर एन माइनस वन, और फिर मल्टीप्लाई कर दिए ए टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन और डी एक्स। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर काम हम आगे बढ़ाते हैं। टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन इक्वल टू हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, उसे सॉल्व कर लेते हैं। ए टू द पावर 0 से इन्फिनिटी, जेड है तो जेड को कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया यहाँ पे, जेड पर पावर एन है और जेड पर पावर एम माइनस वन, जेड पर पावर एन प्लस एम माइनस वन, इतना तो आ ही गया। ए टू द पावर जेड में से कॉमन आएगा तो ए टू द पावर माइनस जेड ही कॉमन ले लेते हैं तो एक्स प्लस वन आ जाएगा, और एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स, इतना आ जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, चलो इसको नाम दे देते हैं स्टार, आगे हो सकता है कि काम है नाउ। ठीक है, नाउ अब हमको चाहिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड, किसके, जेड के रिस्पेक्ट में, कहां से, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, जेड, और लिमिट क्या देंगे, फ्रॉम फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तब उस केस में क्या होगा, देखो, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी गामा फंक्शन ऑफ एन ई टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर एम माइनस वन डी जेड, तो इधर भी हो जाएगा तुम्हारा 0 से इन्फिनिटी, है ना, और यहाँ पे जेड टू द पावर एन प्लस एम है। अब एक तो दो बार 0 से इन्फिनिटी आ गया, एक 0 से इन्फिनिटी आ गया, फिर एक 0 से इन्फिनिटी से, मतलब मेरा फंक्शन ऑलरेडी है एन प्लस एम माइनस वन और e टू द पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन और x टू द पावर n माइनस वन डी एक्स, ये तो ऑलरेडी डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही, एक डी जेड के रिस्पेक्ट में, और हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया, है ना। आ जाओ, और इस चीज को यहाँ पे गौर से देखो तो गामा फंक्शन ऑफ एन जो वो कांस्टेंट है तो उनको बाहर कर दिया 0 से इन्फिनिटी, e टू द पावर माइनस जेड जेड टू द पावर m माइनस वन डी जेड, तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जेड और एक्स दोनों इंडिपेंडेंट है, और लिमिट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, लिमिट को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो भी इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे हो गया 0 से इन्फिनिटी, है ना, और जब हम जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स ट्रीट होगा एज ए कांस्टेंट, तो e टू द पावर माइनस जेड और एक्स प्लस वन और जेड टू द पावर कितना हो गया एन प्लस एम माइनस वन, और यहाँ कर देते हैं डी जेड, पहले इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, फिर एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तब कर देंगे डी एक्स। हम क्या कर दिए, जेड को पहले लिख दिया, एक्स को बाद में कर दिया, तो एक्स और जेड इंडिपेंडेंट है दोनों, इसका मतलब एक्स टू द पावर एन को हम बाहर भी कर सकते हैं जेड वाले इंटीग्रेशन से, है, ठीक है। अब फिर वापस गौर देखो, e टू द पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन को ट्रीट करो कांस्टेंट, कोई भी अल्फा या कोई भी ए, और जेड टू पावर एन प्लस वन, तो जिस प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज किए, जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज किए, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, उसके साथ जो कोई भी e टू द पावर लगा हुआ है, ये ए है, तो उस ए को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो सेम चीज हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन एन प्लस एम माइनस वन, इसका मतलब गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन बाई यहाँ पे जेड के साथ कितना एक्स प्लस वन पर पावर कितना एन प्लस एम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस इंटीग्रेशन का मेरा काम खत्म हो जाएगा। ये कहाँ से लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन से। और एक चीज नोट करो, यहाँ पे ये भी क्या है, तुम्हारा डिफिनेशन है गामा फंक्शन का, गामा फंक्शन ऑफ एम, तो ये गामा फंक्शन ऑफ ऑलरेडी एम था, ये गामा फंक्शन ऑफ एम भी आ गया। अब 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस एम डिवाइडेड बाई यहाँ पे एक्स प्लस वन पर पावर कितना हो गया एन प्लस एम, यहाँ तक आ गया, और ऑलरेडी मेरा इधर बाहर में एक्स टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स मेरा ऑलरेडी मेरा ये बाहर में, कहाँ से, ये वापस फिर प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, ये कहाँ से आया, ये फिर आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, जिस गामा फंक्शन के प्रॉपर्टीज से हम लोग ऊपर किए उसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो गामा एन
गामा एम, अब वहां पे भी देखो गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस एन कांस्टेंट था, 0 से इंफिनिटी, और एक्स टू द पावर एन माइनस वन बाई वन प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस एम डी एक्स। और यही हम लोग क्या किया, अभी जस्ट ऊपर में बी वाला जो प्रॉपर्टीज था उसमें हम लोगों ने इसको क्या किया, प्रूफ किया कि ये इसका वैल्यू कितना होगा, बीटा फंक्शन ऑफ एन एम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया गामा एन गामा एम इक्वल टू हो जाता है गामा एन प्लस एम, और ये हो जाता है बीटा एम एन। अभी हम लोग जैसे देखें बीटा एम एन, बीटा एम एन लिखो या बीटा एन एम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बीटा एम एन इक्वल टू हो जाता है गामा फंक्शन ऑफ एन, गामा फंक्शन ऑफ एम डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस। दिस इज आवर मोस्ट important result. This is our most important result. है ना, relation, this is the relation between gamma and beta function. This is the relation between gamma and beta function. Okay, ये हमको प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ फॉर किसके लिए, एन कॉमा एम दोनों ही ग्रेटर देन जीरो। प्रूफ। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसा होगा देखो, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ एक्सरसाइज देंगे। पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद ही फिर क्या करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह पे फिर बात करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो शानदार जवाब मिलेगा इसका, और आंसर भी बहुत ही शानदार होगा, लाजवाब होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या हो जाए जब गामा फंक्शन ऑफ, सॉरी बीटा गामा फंक्शन ऑफ 1/2 हो। अभी तक तो हम लोग इंटीजर देख रहे थे, पॉजिटिव में इंटीजर ही सिर्फ देख रहे थे, पॉजिटिव इंटीजर इतना टाइम से कर रहे थे, 2 लेक्चर से वही कर रहे हैं। लेकिन अगर गामा फंक्शन ऑफ 1/2 हो जाए तो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो इसका सॉल्यूशन देखो, बड़ा शानदार सॉल्यूशन है ना। हम जानते हैं, वी नो डैट, वी नो डैट, ठीक है, बीटा एम एन, कई तरीका है इसको निकालने का, है ना। अभी तक जितना पढ़े उनमें से भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसके अलावा भी कई तरीका है इसको निकालने का, निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेशन वगैरह करके भी बहुत तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो अब हमको मुझे चाहिए यहाँ पे गामा फंक्शन ऑफ 1/2, तो एक काम करते हैं ना, पुट कर देते हैं, पुट एम बराबर एन बराबर 1/2, देन कितना हो गया, बीटा 1/2 कॉमा 1/2 इक्वल टू हो जाता है गामा 1/2 गामा 1/2 डिवाइडेड बाय गामा फंक्शन ऑफ 1/2 प्लस 1/2। तो कुल मिला के बात अगर हम लोग देख लें, बीटा 1/2 कॉमा 1/2 इक्वल टू गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का स्क्वायर, और इनटू नीचे हो गया गामा फंक्शन ऑफ 1 अपन गामा फंक्शन ऑफ 1, और गामा फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, हम लोग जानते हैं क्योंकि इंटीजर है, तो फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1। कुल मिला के बात हो गया गामा फंक्शन ऑफ 1/2 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो ये आ जाता है बीटा ऑफ 1/2 कोमा 1/2। अब इसका स्क्वायर आ गया बीटा ऑफ 1/2 कोमा 1/2, अब 1/2 कोमा 1/2 बीटा फंक्शन के डेफिनेशन से निकाल लेते हैं, है ना। तो बीटा फंक्शन का डेफिनेशन क्या कहता है, कहता है कि ये क्या होता है, 0 से 1, 0 से 1 एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1, और 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 dx, ये होता है मेरा। अब ये कितना हो गया, 0 से 1 एक्स टू द पावर माइनस 1/2, और 1 माइनस एक्स टू द पावर यहाँ भी माइनस 1/2 dx, ऐसा हो गया। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0 से 1 1 अपन एक्स टू द पावर 1/2 और 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 dx। ओके, अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का जो भी तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकती है, इसको सब्स्टिट्यूशन से भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, पुट कर देते हैं, मान लो x है तो पुट कर दिया x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा थीटा कर देते हैं तो 1 माइनस एक्स कितना हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर कितना हो गया, 2 साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा, थीटा का हो गया डी थीटा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, कोई बात नहीं, इतना रख देते हैं, ठीक है। एट x इक्वल टू 0 पे थीटा बराबर भी हमको दे देगा 0, एंड
एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सॉरी एट एक्स इक्वल टू वन पे, वन है यहाँ पर लिमिट, इस केस में तुम्हारा थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन है तो थीटा बराबर पाई बाई टू कर देते हैं, अच्छा रहेगा सबसे अच्छा। सो गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू का इसका क्या स्क्वायर बराबर जीरो से वन, तो जीरो से हो गया यहाँ पे पाई बाई टू, और वन अपन एक्स का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट, इसका मतलब हो गया ये साइन थीटा, और वन माइनस एक्स का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, उस पर अंडर रूट, इसका मतलब हो गया कॉस थीटा, और dx का वैल्यू होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, इसका मतलब यह क्या हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल ही हो गया, और कैंसिल हो गया तो ये दोनों कैंसिल, इसके बाद कितना बचा यहाँ पे टू, और जीरो से पाई बाई टू, और डी थीटा मतलब टू, ये हो गया थीटा, जीरो से पाई बाई टू, दैट मीन्स यहाँ पे हो गया टू पाई बाई टू, दैट मीन्स पाई, पाई हो गया, तो वन बाई टू का वैल्यू कितना हो गया अंडर रूट पाई, है ना, वन बाई टू का वैल्यू हो गया अंडर रूट पाई, क्योंकि पाई क्या है पॉजिटिव नंबर है, अब पॉजिटिव नंबर है तो गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू भी क्या हो गया, हम लोग पॉजिटिव वाला ले लिए, नेगेटिव ले नहीं रहे क्योंकि गामा फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, जब कांस्टेंट में जो भी आएगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक, नेगेटिव में भी आएगा तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम लोग कि आगे क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग अंडर रूट वाला कौन सा वैल्यू ले रहे हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, तो गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू का वैल्यू आ जाता है अंडर रूट पाई, गामा फंक्शन ऑफ वन बाई टू का वैल्यू आ गया अंडर रूट पाई, देख रहे हो कितना शानदार है, रूट पाई जो है खुद एक रेशनल नंबर है, लेकिन उसमें भी गामा फंक्शन कैसा दे रहा है, उस पर भी क्या हो रहा है, रूट अंडर हो रहा है, उस पर भी क्या हो रहा है, रूट अंडर हो रहा है ना, अंडर रूट पाई। ओके, कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज देते हैं, इसको बनाने का और भी कई तरीके हैं, उससे भी हम लोग कर सकते हैं आगे जब पढ़ेंगे तो, कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज देते हैं, उसको बना के लाना है, फिर अगले क्लास हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे, उम्मीद करते हैं कि वो बन जाएगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। गामा फंक्शन ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला गामा फंक्शन ऑफ फाइव बाई टू, ठीक है, फिर दूसरा बीटा फंक्शन ऑफ थ्री फोर, तीसरा बीटा फंक्शन ऑफ थ्री थ्री, चौथा बीटा फंक्शन ऑफ थ्री बाई टू कॉमा फाइव बाई टू, बस ये कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके करके बना के लाना है, फिर हम लोग आगे इसके आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारा प्रॉपर्टीज अभी भी है, अब रिलेशन देख लिया हम लोग, गामा बीटा का डिफिनेशन देख लिया अभी तक, अब इनका जो डिडक्शन है अलग अलग क्वेश्चन के लिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल में, वो सब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिडक्शन है बीटा फंक्शन और गामा फंक्शन, और दोनों के साथ में भी, वो सब फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, ओके नेक्स्ट क्लास तक।